अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और आज हम रुख करने जा रहे हैं बरतानिया का, जहां बोरिस जॉनसन की वज़ारत उज़्मा एक बार फिर ख़तरे में बढ़ चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान उनकी काबीना के तकरीबन 38 वज़रा और मुआविनीन मुस्तफ़ी हो चुके हैं। कंजरवेटिव पार्टी की जानिब से उनके खिलाफ अदम एतमाद के ख़त भी जमा करा दिया गया है। बोरिस जॉनसन पर इल्ज़ाम यह है कि वे पार्टी रुकन के जिनसी बदसलूकी के केसेस से मुतालिक पूरी तरह आगाह थे, उन्हें इसका इल्म था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 2019 में उन्हें हुकूमती ओहदा सौंपा था। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपनी गलती मानी थी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस्तीफ़ों की लाइन लग चुकी है। बोरिस जॉनसन की हुकूमत पिछले कई माह से स्कैंडल्स की जद में है। इससे पहले कोरोना वबा के दौरान लॉकडाउन, कवानीन तोड़ने और पार्लियामान से झूठ बोलने पर भी वो गुज़श्ता माह तहरीक अदम एतमाद का सामना कर चुके हैं। वो सब तो बच गए थे, लेकिन इस बार सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ती महसूस हो रही है। वज़ीर आज़म खुद मुस्तफ़ी होंगे या फिर कोई नई सियासी सूरत हाल पैदा हो सकती है, और ये कौन सी शख्सियत हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात थे। बोरिस जॉनसन आगाह थे, लेकिन उन्हें फिर भी ओहदा दिया गया। ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट में सुनाई हैं आपके लिए, आपको दिखाएंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। हुकूमत के चांसलर रशीद सुनक और पाकिस्तानी नयाज सेक्रेटरी सेहत साजिद जावेद हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने के ऐलान के बाद वज़रा और मुआविनीन के इस्तीफों की लाइन लग गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इनकी काबीना के 34 वज़रा और मुआविनीन मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। मुस्ताफ़ी अरकान का कहना है कि उन्हें बोरिस जॉनसन पर मुल्क की सरबराही करने के हवाले से एतमाद नहीं रहा। ये इस्तीफे वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पार्टी रुकन की जिनसी बदसलूकी के केसेस मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद उन्हें हुकूमती ओहदा देने पर दिए हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी रुकन क्रिस स्पेंसर को जिनसी बदसलूकी के इल्जाम के बावजूद डिप्टी चीफ तैनात किया था। क्रिस ने गुज़िश्ता हफ्ते ही इल्जामात सामने आने के बाद इस्तीफा दिया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपनी गलती मान ली। डाउनिंग स्ट्रीट ने पहले इस बात से इनकार किया था कि फरवरी में क्रिस की तकर्री से कबल बोरिस जॉनसन इनके खिलाफ इल्जामात से आगाह थे, लेकिन मंगल को आला सरकारी अफसर के इंकशाफात के बाद ये वाज़ेह हो गया कि जॉनसन को 2019 में क्रिस से जुड़ी एक शिकायत के बारे में बताया गया था। इसमें इख्तिलाफ के साथ साथ कंजरवेटिव अरकान भी बोरिस जॉनसन से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। कंजरवेटिव पार्टी के रुकने पार्लियामान एंड्रयू का कहना है कि जॉनसन के जाने का वक्त आ गया है। वो चाहें तो उसे कुछ घंटों के लिए मजीद घसीट सकते हैं, लेकिन 22 जुलाई को मौसम गर्मा की ब्रेक से पहले उन्हें रुखसत होना पड़ेगा। गुज़िश्ता कई माह से वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की हुकूमत तनाज़ुओं और स्कैंडल्स में घिरी रही है। इनमें से बड़ा स्कैंडल पार्टी गेट है, जिसमें कोरोना वबा के सख्त पाबंदियों के दरमियान अपने दफ्तर में स्टाफ पार्टी मुनाकिद करने पर उन्हें पुलिस की जानिब से जुर्माना भी आयद हुआ। गुज़िश्ता माह ही उन्हें अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन वो मामूली वोटों से कामयाब हो गए थे। गुज़िश्ता माह एतमाद का वोट हासिल करने की वजह से उन्हें अगले साल जून तक किसी अदम एतमाद की तहरीक का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसे बदलने के लिए कंजरवेटिव अरकान पार्लियामेंट की 1922 की कमेटी के कवायद को तब्दील करने का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि वज़ीर-ए-आज़म को एक और एतमाद का वोट दिया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म जॉनसन की हुकूमत में तनाज़े ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब बरतानिया में रोजमर्रा की अखराजात में इजाफे का बहरान चल रहा है और तनख्वाहें और काम करने की सूरत हाल के खिलाफ कई यूनियंस ने हड़तालें कर रखी हैं। बरतानिया में अगले आम इंतखाबात 2024 में होने हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म अपने खुसूसी इख्तियारात के तहत कबल अज़ वक्त भी इंतखाबात करवा सकते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि वो फौरी इंतखाबात को खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में हुकूमत की तब्दीली बहुत जरूरी है। अपोजिशन का मानना ये है कि जी हुकूमत की तब्दीली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोरिस चाहें तो वक्त से पहले इंतखाबात के लिए कह सकते हैं, वो ऐसा कहेंगे, या ये जो एक बड़ी मुश्किल जिसमें वो फंस चुके हैं इससे आसानी निकल जाएंगे। इसमें हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर अख्तर गुलफाम साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लंदन से बराह रास्त वीडियो लिंक पर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मैं चाहूँगी कि क्यों इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ के अंदर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो धंसते चले जा रहे हैं। पहले हमने देखा तहरीक अदम एतमाद, और फिर एक बार ख़त लिख दिया गया है कि उनके ऊपर बहुत सारे अरकान जो हैं वो एतमाद नहीं करते हैं, बहुत सारे इस्तीफ़े जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। सिचुएशन क्या है पॉलिटिकली अभी बरतानिया के अंदर? इस वक्त ये है कि
हुक्मरान जमात टोरी जो है उसके 15 वजीरों और 23 जो दूसरे हुकूमती अहदेदार हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये अब तक की खबर है। 15 मिनिस्टर एंड 23 अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दे हैव रिजाइन। वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि बोरिस जॉनसन ने पार्टी गेट से लेकर मिस्टर पेंचर की तकर्री तक हमेशा झूठ बोला है और वो इस पर इतबार नहीं करते। और सबसे बड़ा झटका आज वजीर आज़म बोरिस जॉनसन को ये लगा है कि यहाँ एक सर्वे करवाया गया है जिसके मुताबिक 69% द ब्रिटिश पीपल दे डोंट लाइक एज ए प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को। तो ये बहुत बड़ा झटका है और मैं नहीं समझता कि ये सर्वाइव कर सकेंगे इतनी बड़ी तादाद। और 69% लोग कह रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? जो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कवानीन तोड़े थे कोविड को लेकर, वही इसकी वजह है? पार्लियामान से जो झूठ बोला था वो इसकी वजह है, या आवाम को, बरतानिया के लोगों को कुछ और मुश्किलात फेस करना पड़ रही हैं बोरिस की वजह से? वजह क्या है 69% लोगों के इनके अगेंस्ट हो जाने की? उसकी 2-3 बड़ी अहम वजूहात हैं। जो सबसे बड़ी अहम वजह है वो ये है कि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है वो बड़ी शार्पली और हैवीली इंक्रीज हुई है एंड मोस्टली पीपल कान अफोर्ड दिस हाई कॉस्ट लिविंग। नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है कि जो ब्रिटिश पीपल हैं वो ये समझते हैं कि पार्टी गेट में जबकि ड्यूरिंग द कोरोना जब लोग अपने प्यारों को नहीं मिल सकते थे, उनको फाइनल गुड बाय नहीं कह सकते थे, वो ये समझते हैं कि बोरिस जॉनसन ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टियां की और उनका जो कॉन्फिडेंस है यहाँ के लोगों का वो बहुत बुरी तरह शेक हुआ है। क्योंकि जो लोग कवानीन बनाते हैं अगर वही उस पर अमल नहीं करते तो जो नीचे लोग हैं वो कहते हैं कि हम क्यों सफ़र करें। दूसरी वजह ये है। तीसरी जो वजह ये है कि लोग ये समझते हैं कि बोरिस जॉनसन जो है उसने ब्रेक्जिट के बाद मुख्तलिफ मौके पर जो है झूठ बोला है और वो ये समझते हैं कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है वो काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, एज ए प्राइम मिनिस्टर 69% लोगों को आप बता रहे हैं कि वो काबिल कबूल नहीं रहे हैं, सर्वेस भी बता रहे हैं, और अब तो उनकी अपनी पार्टी के जो वज़रा हैं, जो अरकान हैं, वो भी इस्तीफ़े देते चले जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर अख्तर साहब, मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि अभी ये जो सिचुएशन है जो चल रही है सद बरतानिया के अंदर बोरिस के साथ, आपको लगता है कि वो इस सारी सिचुएशन से, इस मुश्किल से निकल जाएंगे जैसे पहले हमने देखा था तहरीक अदम एतमाद के दौरान उनके साथ हुआ था, या आप समझते हैं कि नहीं, इस बार हिज़्ब इख्तिलाफ भी उनको नहीं जाने देगी और उनके अपने अरकान जो हैं उनकी तादाद भी इतनी हो जाएगी कि वज़ीर आज़म को जाना पड़ेगा अब की बार? हिज़्ब इख्तिलाफ का मसला यहाँ पे नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मसला यह है कि उसकी अपनी पार्टी जो है बोरिस जॉनसन की टोरी पार्टी जो है उसके अंदर बहुत बड़ी फूट पड़ गई है। आप ये देखें कि 38 जो लोग हैं जिनमें से 15 मिनिस्टर्स हैं, 23 जो हैं बड़े बड़े ओहदों पर काम करने वाले बड़े सही लोग हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया है। ये बहुत मुश्किल है, सरवाइव कर सकते हैं या नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चंस है कि वो कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन मेरा अपना तजज़िया ये है, क्योंकि आई एम लिविंग इन दिस कंट्री लास्ट 35 ईयर्स, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बहुत मुश्किल होगा। अगर कर भी गए, अगर समझ लें कि फ्यू परसेंटेज के हिसाब से कह लें कि वो कर गए, तो उनके लिए हुकूमत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इससे पहले भी मैं इसी जानिब आना चाह रही थी कि अगर उनके अपने अरकान की जानिब, उनके अपनी पार्टी के लोगों की जानिब से ही कहा जाता है कि वो इस्तीफ़ा दे दें, वो रिज़ाइन कर दें, जैसे कि कहा भी जा रहा है ना बहुत सारे आम लोगों की जानिब से, आम वज़रा की जानिब से भी, जैसा कि आपने भी अख्तर साहब खुद फरमाया, अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, वो इस बात पर रज़ामंद नहीं होते हैं, तो फिर ख़ुद उनके पास क्या ऑप्शंस हैं और फिर लाहे अमल क्या अपनाया जा सकता है बरतानवी पार्लियामान अरकान की जानिब से? उनको इस ओहदे से हटाने के लिए क्या आगे तरीक़ाकार होता है, लाहे अमल होता है इस सारी चीज़ के लिए बरतानिया के अंदर? सर, बरतानिया के अंदर ये है कि अभी फ्यू वीक्स बैक उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, जिसमें वो सुलखरू हो गए थे। उसके हिसाब से 1 साल के अंदर अंदर दोबारा जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता बरतानिया के अंदर। लेकिन
اگر وہ بضد رہے جیسا کہ آج بھی انہوں نے یہاں پہ جو کمیٹی ہے سلیکٹ کمیٹی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر پارٹی کے جو حکمران پارٹی ہے اس کی اور اپوزیشن کے جو 24 پیپل ہوتے ہیں سینئر ایم پیز ہوتے ہیں ان میں کویشچن کرتے ہوئے جب بورس جانسن سے پوچھا کہ آپ ریزائن کریں گے تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. سو دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ خود ملکہ کے پاس جائیں بورس جانسن اور ان سے کہیں کہ جی میں اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی مثال ایک ہے, اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے برطانیہ کے اندر جب ایسے اسی طرح کے حالات تھے تو پرائم منسٹر. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے جیسے کہ خود فرمایا کہ 1 سال کے اندر دوبارہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لائی جا سکے. اگلے سال جون تک ایسا نہیں ہو سکتا نا بورس کے خلاف. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کنزرویٹو اراکین ہیں ان کی جو کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی, ان کا کہنا یہ ہے کہ اس قانون کو تبدیل کیا جائے اور ان کے خلاف وزیر اعظم کے خلاف ایک اور اعتماد کا ووٹ دینے کا جو موقع ہے اراکین کو دیا جانا چاہیے. کیا برطانیہ کے اندر اس طرح کی ترمیم لانا آسان ہے؟ اور اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے تو بڑے دیر پا اثرات ہوں گے نا برطانیہ کی سیاست کے اندر سر. بالکل سر, آپ نے بجا فرمایا. اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ یہاں اپوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے, ان کی آدھی پارٹی جو ہے توری پارٹی جو ہے آدھی پارٹی جو ہے وہ آلموسٹ اس کے بورس کے خلاف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر چکی ہے. 38 جو سینئر لوگ ہیں منسٹرز ہیں انہوں نے ریزائن کر دیے. اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ 1 سال کے اندر نہیں لا سکتے, لیکن اگر لانا چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس تو پھر ان کو نیا قانون بنانا پڑے گا. اور اگر یہ نیا قانون پارلیمنٹ میں آتا ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہاں لوگ پڑھے لکھے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, وہ اپنا اچھا اور برا سمجھتے ہیں ہر چیز کو. لیکن سوال پھر یہ ہے کہ بورس جس کنڈیشن میں آپ پہنچ چکے ہیں بہت مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے کہ وہ کنٹینیو کر سکیں, اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے 15 منسٹرز اور جو 23 دوسرے لوگ ہیں ابھی تک اور بھی ڈیزائن جو ہیں آ رہے ہیں, تو اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. اور بریگزٹ سے لے کے اس کے بعد کرونا کے بعد پھر یہ لیونگ کاسٹ جو ہائی ہو رہی ہے, بچے اسکول نہیں جا پا رہے. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے بورس جانسن نے بہت زیادہ یورپین یونین سے زیادہ جو کہ یوکرین جنگ میں جو ہے میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب. اگر ابھی یہ جو سچویشن ہے یہ اور ورسٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں برطانیہ اس وقت کئی سارے بحرانوں میں گھرا ہے نا سر, ایسے میں اگر سیاسی عدم استحکام بھی ہو جاتا ہے ملک کے اندر تو اس سے تو مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اور اگر وزیر اعظم مستعفی ہو جاتے ہیں یا کسی بھی طور پر قانون کو تبدیل کر کے ہٹا دیے جاتے ہیں واٹ ایور, تو یہ جو یوکرین میں جاری جنگ ہے اس میں برطانیہ کا کردار ہے, اس پر بھی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں. یوکرین جنگ کو لے کر معاملات ایسے ہی رہیں گے برطانیہ کی جانب سے کوئی بھی اگر آتا ہے ان کی جگہ؟ مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو برطانوی حکومت ہے یہاں چہرے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے, لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں. منسٹر کوئی بھی آئے, پرائم منسٹر کوئی بھی آئے, چہرہ کوئی بھی آئے, ان کی پالیسیز جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں. سو یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ کیا فرق پڑے گا. لیکن یہاں کے بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات کو پسند نہیں کرتے. وہ یوکرین جنگ میں یوکرین کو فیور کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ آؤٹ آف دا وے جا کے یورپین یونین سے بھی زیادہ الگ ہو کر آپ اپنے آپ کو اس کے اندر دھکیل دیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں برطانیہ کے اندر جو لیونگ کاسٹ ہے وہ اتنی بڑھ رہی ہے یوکرین جنگ کی وجہ سے. جو چیز 1 مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے فرض کریں 1 پاؤنڈ کی تھی, اب وہ 2 پاؤنڈ 10 پینس کی ہے. سو اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. پالیسیز چینج نہیں ہوں گی, چہرے بے شک چینج ہو جائے.
चेहरे तब्दील होंगे, पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, खासतौर पर जब हम यूक्रेन और रशिया मामले की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर गुलफाम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे बरतानिया से, लंदन से, और आगाह कर रहे थे इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, खासतौर पर बोरिस जॉनसन पर, जो उनके अपने लोग एतमाद नहीं कर रहे हैं और जिस तरह से इस्तीफों का सिलसिला जारी है। 38 इस्तीफे हो चुके हैं, 23 इसमें से गुजरा हैं। डॉक्टर अख्तर गुलफाम साहब भी यही फरमाए थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। और अब जी बरतानिया की बात तो हमने कर ली है, एक और अहम मामला जो बहुत सालों से चला आ रहा है, जिस पर बहुत अरसे से बात होती रहती है लेकिन कोई हल सामने नहीं आता है। आज एक बार फिर से प्रोग्राम में इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने इसका सारे का सारा जो इल्ज़ाम है वो ईरान पर डाल दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात की। अमेरिका का भी ये कहना है कि ये जो ईरान है ये जौहरी मुज़ाकरात में बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। ये एक इल्ज़ाम लगा दिया गया है अमेरिका की जानिब से ईरान के लिए। अमेरिका के जो खुसूसी एलची हैं रॉबर्ट मिले, उनके मुताबिक ईरानी मुज़ाकरातकारों ने हालिया जो मुज़ाकरात हैं उनके दौरान कई नए मुतालबात शामिल कर दिए हैं, और ये जो नए मुतालबात हैं इससे अमेरिका ये अंदाज़ा लगा रहा है कि वो मुज़ाकरात की कामयाबी में संजीदा ही नहीं है। ईरान ये चाहता ही नहीं है कि ये मुज़ाकरात जो हैं किसी तौर कामयाब हो पाएँ, इसीलिए इसमें नई नई चीज़ें जो हैं आए रोज़ वो ऐड कर दी जाती हैं। दावा ये भी सामने आया है कि तेहरान ने यूरेनियम की अफजूदगी में तशवीशनाक हद तक पेशरफ्त कर ली है। नाज़रीन, ईरान जौहरी माहदे में जो भी बातचीत चल रही है, इससे हम अपने प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को आगाह करते चले आ रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हम इस पर कर चुके हैं, स्पेशल सेगमेंट इसके ऊपर कर चुके हैं। ईरान जौहरी माहदा साबिक़ अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दौर में तय पाया था। 2018 में ट्रंप दौर में अमेरिका एक तरफा तौर पर खुद ही इस माहदे से अलग हो गया था और ईरान पर सख्त पाबंदियाँ भी आयद कर दी गई थी। लेकिन सदर जो बाइडन के इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिका की दोबारा माहदे में शमूलियत का फैसला किया गया और फ़रीक़ैन में बाकायदा मुज़ाकरात का सिलसिला गुज़श्ता साल नवंबर में शुरू हुआ था। अब हम ये देख रहे हैं कि फ़रीक़ैन के दरमियान कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ये जो मुज़ाकरात हुए थे इसके बाद ये बात सामने आई है कि ईरान ने मुआहदे को हतमी शक्ल देने से पहले नई शराइत रखती हैं। कहा यह जा रहा था कि अगर ईरान उन्हीं शराइत पर रहते तो हो सकता है कि दोनों के दरमियान कोई ना कोई डील तय पा जाए, लेकिन ईरान का इसके ऊपर एक मौक़िफ़ भी सामने आया है। ये जो अमेरिका ने उसकी नई शराइत को रद्द तो नहीं किया है, रद्द का लफ्ज़ तो अभी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसको अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर किया है। तो इस पर क्या रिएक्शन है ईरान का, ये भी आपको बता देती हूँ। वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने ये वाज़ेह किया है कि तेहरान एक अच्छे और पायदार मुआहदे का उसूल चाहता है। जायज़ मुतालिबात हैं और इन जायज़ मुतालिबात को मानने के लिए अमेरिका को लचक दिखाना होगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं नाज़रीन के दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो मुतालिबात हैं ये बढ़ते चले जाते हैं हर मुज़ाकरात के नए दौर से पहले। वजह क्या है, क्यों इन दोनों के दरमियान कोई मुआहदा नहीं हो पाता है, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। रिपोर्ट देखिएगा। जौहरी माहदे को बचाने की कोशिश में अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते दोहा में बिलवास्ता मुज़ाकरात का एक और दौर बेनतीजा रहा, जिसकी तस्दीक ईरान के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची रॉबर्ट मिले ने की। उन्होंने इंकिशाफ किया कि ईरानी मुज़ाकरातकारों ने कई नए मुतालबात शामिल कर दिए हैं। ईरान जो मुतालबात कर रहा है उनका जौहरी माहदे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो वो चीजें हैं जो वो माजी में चाहते थे। उन्होंने इंकिशाफ किया कि ईरानी मुज़ाकरातकारों ने कई नए मुतालबात शामिल कर दिए हैं। ईरान जो मुतालबात कर रहा है उनका जौहरी माहदे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो वो चीजें हैं जो वो माजी में चाहते थे। रॉबर्ट मिले ने कहा कि नए मुतालबात से वाज़े होता है कि ईरान जौहरी मुज़ाकरात की कामयाबी से मुताल्लिक संजीदा नहीं है। तेहरान यूरेनियम की अफजूदगी में तशवीशनाक हद तक पेशरफ्त कर चुका है। इन मुतालबात में कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में अमेरिका और यूरोप का कहना है कि वो मुज़ाकरात के एजेंडे का हिस्सा नहीं हो सकते। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी एलची ने कहा, हम पर उम्मीद थे कि ईरान जौहरी माहदे पर अमल दरामद के लिए एक मुकर्रर वक्त का ऐलान करे ताकि अमेरिका तेहरान के खिलाफ आयद पाबंदियों को नरम कर सके। जर्मन नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी ईरानी मुतालबात की अदम मंजूरी की वजह से मुज़ाकरात कई माह तक तातुल का शिकार रहे थे। तेहरान अमेरिका से मुतअद्दिद बार ये मुतालबा कर चुका है कि वो सिपाह पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्दी की ब्लैक लिस्ट से हटाए। इसके अलावा वो इस बात की भी जमानत चाहता है कि मुस्तकबिल में कोई भी अमेरिकी इंतजामिया इस मुजव्जा मुआहदे से बाहर ना निकले, जैसा कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में किया था।
वाशिंगटन का कहना है कि किसी भी अमरीकी इंतजामिया या अहदेदार के लिए इस तरह की जमानत देना मुमकिन नहीं है। ईरानी वजीर खारजा अमीर हुसैन ने यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह से राब्ता किया, जिसके बाद ईरानी वजीर खारजा ने ट्वीट में बताया कि मुआहिदा सिर्फ बाहमी मफाहमत और मफादात की बुनियाद पर ही मुमकिन है। हम एक मजबूत और पायदार मुआहिदे की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को ये फैसला करना होगा कि आया वो कोई मुआहिदा चाहता है या अपने एक तरफा मुतालबात पर ही मनमानियां करता रहेगा। अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान नेड प्राइस ने बताया कि फिलहाल मुज़ाकरात का कोई नया दौर ज़ेर गौर नहीं है। ईरान नाकाबिल कबूल मुतालबात पेश करता रहा है। उन्होंने कहा, ऐसी कोई भी चीज को शामिल करना जो 2015 के जौहरी मुआहिदे के दायरे से बाहर है, ईरान की संजीदगी के फुकदान को जाहिर करता है और इसे पता चलता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। बदकिस्मती से दोहा में भी एक बार यही चीज देखने को मिली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस के अलावा जर्मनी और ईरान में तवील मुज़ाकरात के बाद जनवरी 2016 में मुआहिदा तय पाया था। इस मुआहिदे पर बराक ओबामा के दौरे सदारत में दस्तखत किए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में अमेरिका को इस मुआहिदे से निकाल लिया था और ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगा दी थीं। P5+1 का ख्याल था कि ये मुआहिदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक देगा। ईरान को उम्मीद है कि पाबंदियों के खात्मे से उसकी मुश्किलात की शिकार मईशत को बड़े पैमाने पर फरोग मिलेगा। फरीकैन अब भी मुआहिदे के लिए कोशां हैं, लेकिन मुज़ाकरात के दस्तबार होने के बावजूद फरीकैन किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुँच पाए। हतमी नतीजे पर इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं कि दोनों के दरमियान गलतफहमियां जो हैं वो बहुत सारी पाई जाती हैं। जैसा कि ईरान की जानिब से ये सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है कि अमेरिका सिर्फ मनमानी करना चाहता है, किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं करना चाहता है। और अमेरिका ये समझ रहा है कि ईरान मुआहिदा तो शायद करना चाहता है, लेकिन उसमें सारी की सारी शराइत अपनी मनवाना चाहता है। जब ये चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती हैं उस वक्त तो कोई मुआहिदा जो है वो तय नहीं हो सकता है। खैर जी, अमेरिका जो खुद इस मुआहिदे से निकला था, एक बार फिर से नया मुआहिदा चला। लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। अभी हम रुख कर रहे हैं सऊदी अरेबिया का, जहां मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है। मिना में आज़मीन हज के क़याम के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती जदीद सहूलियात के साथ आबाद कर दी गई है। कोरोना वबा के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज इस साल हज की सादत हासिल कर रहे हैं। माजूर अफराद के हज प्रोग्राम के तहत 300 माजूर आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। इस साल मैदान अरफात से हज का खुतबा राबिता आलिम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल और दानिश्वर शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अल करीम अल ईसा देंगे। नाज़रीन, ये जो खुतबा है बराह रास्त 14 ज़बानों में नशर किया जाएगा, जो 15 करोड़ से ज़ायद अफराद तक पहुँचेगा। ये वो 15 करोड़ अफराद है जो लाइव इसको सुन रहे होंगे। अच्छा नाज़रीन, ये जो सऊदी हुकाम है, उन्होंने हुज्जाज को हंगामी सेहत की जो सहूलत है वो फराहम करने के लिए एक जो हेलीकॉप्टर है वो भी मशार मुक़द्दसा में पहुंचा दिया है। वहाँ फील्ड और पहले से मौजूद अस्पताल और दीगर जो इमदादी सेहत के मराकज़ हैं उनको भी चौकस कर दिया गया है, यानी अलर्ट कर दिया गया है। वज़ारत दिफ़ा ने जद्दा और ताइफ के अस्पतालों में भी हुज्जाज को हंगामी सेहत की खिदमात फराहम करने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इंतज़ाम किया है। और ये जो हेलीकॉप्टर सर्विस है ये 24 घंटे के लिए शेयर करनी है। एक अच्छी खबर मेरे आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए और बहुत सारे और ममालिक के लिए। आलमी मार्केट से खबर आई है कि आलमी मार्केट में अमरीकी और बरतानवी खाम तेल जो है उसकी कीमतों में मुसलसल दूसरे रोज़ भी कमी देखी जा रही है। नाज़रीन, अब तक इसमें 9% तक कमी वाक़ हुई है। बात करें अगर बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की, तो उसकी कीमत में $10.8, जबकि अमेरिकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में $9.30 की कमी देखने में आ रही है। ये कमी फ़ी बैरल है। अच्छा नाज़रीन, आलमी मंडी में अगर हम तेल की कीमतें की बात करते हैं, अगर ये तेल की कीमतें कम होती हैं तो यकीनन पाकिस्तान और बहुत सारे जो और ममालिक हैं उनको इससे बहुत सारा फ़ायदा हासिल हो सकता है। सस्ता तेल मिलेगा तो सामान की तरसील के अखराजात में भी कमी आएगी, जिससे रोज़मर्रा की अशिया भी सस्ती होने का इम्कान है। जैसे कि आप जानते हैं ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन रवा साल के आखिर तक तेल की कीमतों में 50% तक कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आलमी माहिरीन कहते दिखाई देते हैं कि तेल की कीमतें $65 फ़ी बैरल तक आ सकती हैं। नाज़रीन, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने की वजूहात क्या हैं और अब बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल के सौदे किस रेट पर हो रहे हैं आज के इस दिन पर, इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तेल की बैनुल अक़वामी मार्केट में अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतें कम होना शुरू हो गईं।
عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل برنٹ کی قیمت میں $10.8، جبکہ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت $9.30 فی بیرل کی کم ہو گئی ہے۔ برنٹ کی قیمت 9.5% کمی کے بعد $100 فی بیرل سے بھی نیچے آ گئی۔ امریکی خام تیل 8.6% کم ہو کر $99.13 فی بیرل ہو گیا۔ مارکیٹ میں $96 سے بھی کم میں سودے ہوئے۔ خام تیل کی قیمتوں میں کمی عالمی کساد بازاری کے خدشے اور دیگر عالمی امور کے باعث ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ، یورپی اور دیگر کئی ممالک کی جانب سے شرح سود میں اضافے کے بعد مہنگائی کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ تیل کی طلب میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی کا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بلومبرگ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں سٹی گروپ کے حوالے سے انکشاف کیا گیا ہے کہ رواں برس کے اختتام تک خام تیل کی قیمت $65 تک گر سکتی ہے، جبکہ آئندہ برس کے اختتام تک یہ قیمت $45 فی بیرل رہ جائے گی۔ اس رپورٹ میں بھی خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی وجہ کساد بازاری کو قرار دیا گیا ہے۔ رواں سال کے آخر تک تیل کی قیمتوں میں 50% تک کمی آنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مالیاتی ماہرین نے پیشگوئی کی ہے کہ خام تیل کی قیمتیں رواں سال کے اختتام تک $65 فی بیرل تک گر جائیں گی۔ رپورٹ کے مطابق 2023 کے اختتام تک خام تیل کی قیمت $45 فی بیرل ہونے کی توقعات ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کساد بازاری سے محدود ہوتی طلب کے سبب خام تیل کی قیمتیں گر سکتی ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کی رجحان کو پاکستان کے لیے اچھی خبر قرار دیا جا رہا ہے۔ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی سے پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات سستی ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 1-2 دن کے لیے نیچے آنے سے قیمتوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 15 روز تک مسلسل گرتی رہیں تب ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ خبر سن کے فوراً سے خوش نہیں ہو جانا کہ جی تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں تو کل سے پاکستان میں بھی آئل جو ہے وہ سستا ملنے لگ جائے گا۔ 15 دن تک ایٹ لیسٹ یہ جو کمی ہے یہ رہنی چاہیے عالمی مارکیٹ کے اندر، پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ دیگر ممالک تک آتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھیں گے۔ اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ 50% تک کی قیمتیں گر جائیں گی، آدھی ہو جائیں گی جو ابھی پیٹرول کی قیمتیں چل رہی ہیں، آئل کی قیمتیں چل رہی ہیں، تو پھر تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دیگر اور بہت سارے ممالک کے لیے۔ اچھا جی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو افریقی ملک ہے زمبابوے، اس نے ایک نیا طریقہ اپنا لیا ہے۔ ویسے یہ نیا کا لفظ تھوڑا صحیح نہیں ہے، میرے خیال میں اس کو ہم یہ کہہ لیں کہ پرانا طریقہ اپنا لیا تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ میں اور آپ اب بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جو لین دین ہوا کرتا تھا، جو کاروبار ہوا کرتا تھا، وہ سکوں کے ذریعے ہوا کرتا تھا۔ چاندی کے سکے ہوتے تھے، سونے کے سکے ہوتے تھے، تو یہ پھر سے طریقہ جو ہے یہ رائج کر لیا گیا ہے زمبابوے کے اندر۔ سونے کے سکوں کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے۔ زمبابوے کا جو مرکزی بینک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کاروباری اور مالیاتی لین دین کے لیے یہ سکے 25 جولائی سے دستیاب ہوں گے۔ شہری سونے کے سکے امریکی ڈالرز، مقامی کرنسی اور دیگر بین الاقوامی کرنسیوں میں عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت کے مطابق خرید سکیں گے۔ اچھا ناظرین، زمبابوے میں مہنگائی کی اگر ہم بات کریں تو یہ 200% تک بڑھ چکی ہے۔ یعنی فرض کریں اگر یہ ایک پین کبھی $1 کا مل رہا تھا تو ابھی یہ $3 کا مل رہا ہے۔ اتنی زیادہ وہاں پر مہنگائی ہو چکی ہے، اور بینک کی جانب سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود میں بھی 80 سے 200% تک اضافہ کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں استحکام لانا ممکن نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب سونے کے سکوں کو بطور کرنسی استعمال کرنے کی حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمبابوے نے 2009 میں مالی معاملات کے لیے اپنی کرنسی ترک کر دی تھی اور غیر ملکی کرنسیز کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ زیادہ تر جو لین دین تھا وہ امریکی ڈالر میں ہو رہا تھا، اور 2019 میں حکومت نے مقامی کرنسی زمبابوین ڈالر دوبارہ متعارف کرایا تھا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ اس کی قدر جو ہے وہ پھر سے گرتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زمبابوے اس تجربے سے کامیاب ہو پائے گا؟ یہ جو سونے کے سکے والا ہے معاملہ کیا ہے، لوگوں کو کیا توقعات ہیں، رپورٹ میں جانیے۔ زمبابوے میں بڑھتی مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کرنسی کے بجائے سونے میں لین دین شروع ہو گیا۔ مرکزی بینک نے اس سلسلے میں سونے کے سکے فروخت کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ملک میں کاروباری اور مالیاتی لین دین کے لیے سونے کے سکے استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔
मरकजी बैंक के गवर्नर ने अपने बयान में कहा कि सोने के सिक्के 25 जुलाई से फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। शहरी अमेरिकी डॉलर, मकामी करेंसी और दीगर बैनुल अक़वामी करेंसियों के मुतबादिल आलमी मार्केट में सोने की कीमत के मुताबिक सोने के ये सिक्के खरीदे जा सकेंगे। सोने के सिक्कों को नकद रकम में मुंतकिल किया जा सकेगा। मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर इसके जरिए तिजारत हो सकेगी। आलमी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जिम्बाब्वे में महंगाई की शरह 200% तक बढ़ चुकी है। मई में अफरात ज़र की शरह 130% थी, जिसके बाद अगले माह इसमें 66% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जिम्बाब्वे ने जून में अपनी कलीदी शरह को दुगना से ज्यादा करके 200% कर दिया था, जो कि जनूबी अफ्रीकी मुल्क हाइपर अफरात ज़र के खिलाफ जंग में दुनिया में सबसे ज्यादा है। बैंक की गवर्निंग कमेटी ने बढ़ती महंगाई पर तशवीश का इजहार करते हुए शरह सूद में इजाफा किया। जिम्बाब्वे बैंक के गवर्नर ने बताया कि कमेटी ने नोट किया कि अफरात ज़र में इजाफा सारिफिन की तलब और एतमाद को कम कर रहा है, और अगर इसे कंट्रोल न किया गया तो ये गुज़िश्ता 2 सालों में हासिल किए गए अहम मुआशी फवायद को पलट देगा। दुनिया भर के मरकजी बैंक महंगाई से लड़ने के लिए शरह सूद में इजाफा हो रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले और सप्लाई चेन में खलल पड़ने के बाद तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफा हुआ है। आलमी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में जिम्बाब्वे को शदीद कसाद बाजारी का सामना करना पड़ा। माली मसाइल के शिकार मुल्क ने अपनी करेंसी तर्क करके गैर मुल्की करेंसियां इस्तेमाल करना शुरू की थी। ज्यादातर लेन देन अमेरिकी डॉलर में हो रहा था। जिम्बाब्वे के मरकजी बैंक ने डॉलर मुतारिफ कराने से पहले एक बार नोट मुतारिफ करवाया था, जिसके बारे में दावा किया गया कि इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के बराबर है। दिसंबर 2016 में मुतारिफ कराया गया बांड नोट भी अपनी कीमत बरकरार रखने में नाकाम रहा और इसकी कदर गिरती गई। ऐसे मुलाजमीन जो अमेरिकी डॉलर में तनख्वाहें नहीं कमा रहे थे, उनकी तनख्वाहों की कदर में कमी और कुव्वत खरीद में कमी देखने में आई। 2019 में हुकूमत ने मकामी करेंसी जिम्बाब्वियन डॉलर दोबारा मुतारिफ करा दिया था, लेकिन इसकी कदर फिर गिरती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिम्बाब्वे शदीद इक्तिसादी बहरान के लपेट में है। अफरात ज़र के साथ साथ मकामी करेंसी की कदर तेजी से गिर रही है। इस मुल्क में 90% बेरोजगारी का शिकार है। जिम्बाब्वे के सदर ने नवंबर 2017 की फौजी बगावत के नतीजे में रॉबर्ट मुगाबे के इक्तिदार से अलहदगी के बाद इक्तिदार संभाला था। तकरीबन 5 साल बाद भी वो मुआशी बहरान को खत्म करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। बिल्कुल जी, जदोजहद जारी है। जिम्बाब्वे के अंदर बहुत सारे और ममालिक के अंदर भी महंगाई पर काबू पाने के लिए उन पर बात करते रहते हैं। आज का प्रोग्राम जो है उसका वक्त खत्म हो रहा है। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको दुनिया भर की दिलचस्प और अजीब खबरें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। इंडोनेशिया के शहर योगीकार्ता में मौजूद मजहबी स्कूल में 7 साल से 28 साल तक की उम्र के 115 स्पेशल तलबा ज़ेरे तालीम हैं। इन बच्चों को इशारों की ज़बान में 5 साल के अरसे में इस्लामी तालीम के साथ कुरान पाक हिफ्ज़ कराया जाता है। मदरसे के मुंतजिम का कहना है कि ये स्कूल आने वाली नस्लों के लिए इस्लाम को समझना आसान बनाएगा। न्यूयॉर्क में रवामा 7 करोड़ 70 लाख साल कबल जमीन पर मौजूद डायनासोर का एक ढांचा नीलाम किया जाएगा। नीलाम घर का कहना है कि 10 फीट ऊंचे और 22 फीट लंबे ढांचे का ताल्लुक गोरगोसोर्स की किस्म से है। इस किस्म के डायनासोर्स का वजन तकरीबन 2 टन के करीब होता था। ख्याल है कि ये 50 से 80 लाख डॉलर में नीलाम होगा, जो कि अब तक बिकने वाला सबसे ज्यादा कीमती ढांचा होगा। 2018 में अमेरिका के एक दरिया से ये ढांचा मिला था और कीचड़ में रहने की वजह से महफूज रहा। अमेरिका में एक शख्स ने 30 सेकंड में 83 माचिस की तीलियां तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अमेरिकी रियासत अडाहो से ताल्लुक रखने वाले डेविड रिश नामी शख्स इससे कबल 250 के करीब आलमी रिकॉर्ड्स कायम कर चुके हैं। अमेरिकी शहरी ने 30 साल की उम्र में आलमी रिकॉर्ड बनाने का फैसला किया था, जिसके बाद 37 साल की उम्र तक उन्होंने 250 आलमी रिकॉर्ड कायम कर डाले। डेविड का कहना है कि ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उन्होंने अपने हाथों के लिए खास मशकें शुरू की, जिससे वो कामयाब हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात में कुत्तों के लिए सोने और हीरे से सजे कॉलर्स मुतारिफ करा दिए गए। अबू ज़हबी में कुत्तों का सामान फरोख्त करने वाली दुकान ने उनकी मालियत 20 लाख से ज्यादा रखी है। इस कॉलर की तैयारी में 18 कैरात सोना इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 2.6 कैरात वजन के हीरो के साथ 6 से 7 कैरात के असली रूबी को भी लगाया गया है। पेट कॉर्नर नामी दुकान के मालिक का कहना है कि कुत्ते इंसान के बेहतरीन दोस्त होते हैं। इनके लिए हीरे जवाहरात से सजा कॉलर बेहतरीन तोहफा है।